Friends, who all are there in class? कौन कौन है क्लास में? सौरभ, कोमल, मोहित, रिंजल, ऋषभ, सानिया, छवि, मानसी, देवेश। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आ जाओ 22। पेज नंबर 22 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें देखो पेज नंबर 22 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज में सबसे पहले मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not eventually distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean band and Antarctica. तो मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स नेचुरली फाउंड रिसोर्सेस को मिनरल्स कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। कुछ जगह में कुछ ऐसे जगह है हमारे वर्ल्ड के जहां पर मिनरल्स पाए तो जाते हैं, लेकिन वहां से मिनरल्स निकालना आसान नहीं है, ना ही उसको यूज में लेना आसान है। जैसे एंटार्क्टिका रीजन है, पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, वहां पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना बहुत ही मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा वर्क हो जाता है। इस वजह से हम इन जगहों से जो है मिनरल्स को नहीं निकाल पाते। सुकांत, सुकांत कहाँ दिया हुआ है? सुकांत ऊपर नाम दिया हुआ है, वो कीर्ति और सुकांत का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जरूरत नहीं है। Minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. They are created by natural processes without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. Minerals को कोई human beings नहीं बनाता। Minerals जो है वो नेचर में बनते हैं, नेचर हमको देता है। तो मिनरल्स को कोई ह्यूमन बींग्स नहीं बनाता। अलग अलग मिनरल्स को हम अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे जो है डिस्टिंग्विश करते हैं, पहचानते हैं या निकालते हैं। जैसे कि कलर हो जाता है, डेंसिटी का मतलब होता है भार, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके आधार पर हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ कोमल, तेरे को जाना है क्या? मोहित तो नहीं पूछ रहा है, कोमल पूछ रही है। तेरे को जाना है तो एक बार घुमा लाऊं, बोल। और साउंड प्रूफ बना दिया अब मैंने। अब क्या है कि चेंबर के अंदर की जो आवाज आती है वो बाहर नहीं आती है, अंदर ही अंदर रहती है। तो धूम धाम कोई भी आवाज जो है बाहर सुनाई नहीं देगा। ओके, अब आ जाओ पेज नंबर 23 टाइप्स ऑफ मिनरल्स। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। तो नेचर में करीब करीब 3000 से भी ज्यादा तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन में मिनरल्स को दो भागों में जो हम डिवाइड करते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल्स, एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोई बात नहीं, स्कूल खुलने दो, जिसको चेंबर में जाना है ले जाऊंगा।
स्कूल खुलने दो, जिस जिसको डाउट चेंबर्स में जाना है सबको ले जाऊंगा। अब आ जाओ कॉन्टेक्स्ट में। मेटेलिक मिनरल्स। Metallic minerals contains metal in raw form. Metals are hard substance that conduct heat and electricity and have a characteristic of luster or shine. तो पहला कैटेगरी आता है मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स जो है वो रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटल हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब होता है it allows the heat and electricity to pass through it. मोहित, डाउट लेने की जरूरत नहीं, जब जाएगा तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब इसमें भी है मेटेलिक मिनरल्स जो है ये भी अगेन दो पार्ट में आता है कि मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस एंड नॉन फेरस। अब फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है? फेरस मिनरल्स जैसे आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, जिसमें आयरन कंटेंट होता है, जिसमें लोहे की मात्रा होता है। तो जिन मिनरल्स में लोहे की मात्रा पाई जाती है, आयरन कंटेंट पाया जाता है, उनको हम कहते हैं फेरस मिनरल। जिनमें लोहे की मात्रा या आयरन कंटेंट नहीं पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। Non-ferrous minerals do not contain iron but may contain some other metal. तो non-ferrous examples क्या हैं? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये सारे जो मिनरल्स है तुम्हारे, ये तुम्हारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं। अब देखो नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे आ जाते हैं जिसमें मेटेलिक कंटेंट्स नहीं होते हैं। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, जिनमें मेटल्स नहीं होता, जैसे लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, ये सारे जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड है। माइका सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये भी जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। अब मिनरल्स को हम कैसे निकालते हैं? मिनरल्स को निकालने के अलग अलग प्रोसेस हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग। ये माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग जो है वो मिनरल्स को निकालने के प्रोसेस हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। जिन मिनरल्स को हम रॉक से यानी पत्थरों से निकालते हैं, जमीन की सतह से, जमीन के डेप्थ से जिन मिनरल्स को हम रॉक से निकालते हैं उनको हम वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ एंड आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जो मिनरल्स सतह के नीचे हैं, जिनको ज्यादा खोदना नहीं पड़ता है, ऐसे मिनरल्स जो निकलते हैं इनको हम कहते हैं सैफ्ट माइनिंग। इसके अलावा deep bores called shaft have to be made to reach minerals deposits that lie at greater depth, which is called shaft mining. तो जिनको हम कम गहराई से निकालते हैं उनको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। जिनको हम जमीन के बहुत गहराई, जैसे बोरिंग करते हैं ना, वैसे ड्रिल करके जमीन के बहुत गहराई से निकालते हैं, उनको हम कहते हैं सैफ्ट माइनिंग। पेट्रोल एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब पेट्रोल और डीजल जो है वो डीप अर्थ से ड्रिल करके निकाला जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ड्रिलिंग। और मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस कॉल्ड क्वारिंग। और जो ज्यादा गहराई में नहीं होता है
जिनको ऊपर की सतह से ही हम खोद कर निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं क्वारिंग। तो ये है अलग अलग प्रोसेस ऑफ मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करने का तरीका या मिनरल्स को निकालने का तरीका। अब आ जाओ पेज नंबर 24, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो है अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ज्यादातर जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है वो पाए जाते हैं। Sedimentary rock formations of plains and young cold mountains contain non-metallic minerals and limestone। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनमें ज्यादातर जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो इनमें पाए जाते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स किस में पाए जाते हैं ज्यादा? मेटेलिक मिनरल्स तुम्हारे ज्यादा पाए जाते हैं इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं ये ज्यादातर तुम्हारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स। तो ये कुछ वर्ल्ड के एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा कहां पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। तो ये कोल और पेट्रोलियम ज्यादा सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं मिडिल ईस्ट रीजन्स में, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब रीजन्स में जो है ज्यादा क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल डीजल जो है इन कंट्रीज में पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट की बात करेंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, एशिया, China and Asia have large iron deposits. The continent produces more than half of the world's tin. एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आयरन ओर जो पाए जाते हैं वो इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर पाए जाते हैं वो इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। और The continent produces more than half of world's tin। दुनिया का आधा से भी ज्यादा टिन जो है वो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है तुम्हारा चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ। इसके अलावा चाइना में और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे लेड, एंटीमनी, टंगस्टन। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट में इन मेटल्स के अलावा डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज भी पाए जाते हैं, बॉक्साइट भी पाए जाते हैं, निकल भी पाए जाते हैं, जिंक भी पाए जाते हैं और कॉपर भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम सेकंड कॉन्टिनेंट जो आते हैं वो आते हैं यूरोप में। सबसे ज्यादा आयरन जो है वो पाए जाते हैं इंडिया और चाइना में, और सबसे ज्यादा टिन जो है वो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। उसके बाद हम आते हैं कॉन्टिनेंट यूरोप। ये मोहित सोता रहता है, इसको दोबारा बताना पड़ता है। इसका क्या 2G नेटवर्क चल रहा है, हम सबका 5G 6G नेटवर्क चल रहा है, मोहित का 2G नेटवर्क चल रहा है। यस और नो? मोहित तेरा 2G नेटवर्क चल रहा है, हम लोग सबका 5G 6G चल रहा है। देख तनिषा का 5G चल रहा है, मोहित का 1G चल रहा है क्या? तनिषा का देख 5G चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप में। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो
यूरोप सबसे ज्यादा जो आयरन और कंटेंट पाए जाते हैं वो पूरी दुनिया में यूरोप में पाए जाते हैं। यूरोप में कौन कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा आयरन पाए जाते हैं? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। इसके अलावा मिनरल डिपॉजिट जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये ईस्टर्न यूरोप और रशिया में ये मिनरल ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड कॉन्टिनेंट आते हैं तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका। The mineral deposits in North America are located in 3 zones. नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल डिपॉजिट्स है वो मिनरल डिपॉजिट्स को एरिया वाइज 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। दूसरा है तुम्हारा एप्लेचियन रीजन जो माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सारी चीजें जो है कैनेडियन शील्ड रीजन में पाए जाते हैं। कैनेडियन, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के कैनेडियन शील्ड में पाए जाते हैं। उसके अलावा वेस्टर्न कोर्डिलास है, जो वेस्टर्न कोर्डिलास रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, वहां पर ज्यादातर कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर जो है ये पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट का जो पार्ट आता है वो होता है साउथ अफ्रीका। इसमें सबसे ज्यादा जो आयरन ओर पाया जाता है वो ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी क्वालिटी की जो आयरन ओर इन द वर्ल्ड है वो ब्राजील में पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉपर जो पाए जाते हैं वो चिली एंड पेरू में पाए जाते हैं। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। इसके अलावा ब्राजील और बोलीविया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टिन भी पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में इसके अलावा जो है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, जिंक भी है, क्रोमियम है, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। प्लैटिनम जो है बहुत ही कीमती मेटल है। प्लैटिनम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा आता है। हम प्लैटिनम को इसलिए व्हाइट गोल्ड भी पहनते हैं, कहते हैं। बहुत से जो अमीर लोग हैं जो गोल्ड से भी ज्यादा शौक रखते हैं पहनने का महंगा, वो लोग प्लैटिनम की ज्वेलरीज पहनते हैं। तो प्लैटिनम की जो ज्वेलरी आती है वो गोल्ड से बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो बहुत लोग जो है वो प्लैटिनम की ज्वेलरी पहनते हैं, स्पेशली गर्ल्स। इसीलिए प्रियांशी तेरे को पता है। उसके बाद हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। अफ्रीका में भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। तो सबसे महंगे जो है मिनरल्स ये पाए जाते हैं अफ्रीका में, डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम। ये 3 जो है वो सबसे महंगे मिनरल्स हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायर प्रोड्यूस ए लार्ज पर्सन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो सोना है, गोल्ड है, वो अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायर से आता है। इसके अलावा कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट भी पाए जाते हैं। ज्यादातर जो ऑयल है, क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोलियम वगैरह, ये तुम्हारे पाए जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। इनमें जो है ज्यादातर ये पाए जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंटिनेंट, वो है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज्यादा बॉक्साइट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है कॉपर भी बहुत ज्यादा वहां मिलता है, लेड मिलता है, जिंक मिलता है और मैंगनीज भी पाए जाते हैं। कलगुरली एंड पुलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ये 2 ऐसे जगह हैं ऑस्ट्रेलिया के जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड पाए जाते हैं।
एक का नाम है कलगुरली और एक का नाम है कूलगार्डी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉन्टिनेंट, वो आता है एंटार्क्टिका। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits, some probably large. Significant size of deposits of coal in the Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are present in commercial quantities. तो एंटार्क्टिका एक बड़ा चैलेंजिंग रीजन है, यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स तो हैं लेकिन निकालना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो थोड़े बहुत मिनरल डिपॉजिट्स जो है वो इन जगहों से निकाले जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं। यूजेस ऑफ मिनरल्स हम देखेंगे। यूजेस ऑफ मिनरल्स में मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो जेम्स के लिए यूज करते हैं, जेम्स के लिए यानी ज्वेलरी के लिए जो हम यूज करते हैं, ये ज्वेलरीज में जो यूज करते हैं वो जेमस्टोन्स जो है वो हार्ड होते हैं। जैसे कि वेरियस टाइप। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसका थोड़ा बहुत यूज जो है सभी चीजों में यूज होता है। कॉइन से लेके पाइप बनाने तक में, वायर्स बनाने तक में कॉपर का जो है वो यूज होता है। सिलिकॉन इज यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। सिलिकॉन एक मिनरल है जिसको कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड इज यूज्ड। एल्यूमिनियम जो है वो ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स बनाने में काम आता है। यहाँ तक कि बॉटल इंडस्ट्री और किचनवेयर, जो हम नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, इनको बनाने में भी एल्यूमिनियम जो है वो काम में आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कि मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें और मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें। बारिश हो रही तुम्हारे उधर? इधर तो तेज बारिश हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है थोड़ा सा बारिश की वजह से। बारिश हो रही है तुम्हारे उधर? चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब अगेन एंड अगेन यूज में नहीं ले सकते, ना हम क्रिएट कर सकते हैं। It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. तो मिनरल्स जो फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन होने में सालों लग जाते हैं, हजारों साल लगते हैं, तब जाके मिनरल्स का जो है फॉर्मेशन होता है नेचुरल नेचर में। तो इसको हम अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही यूज में ले सकते हैं। The rate of formation is much smaller than the rate of which the humans consume this mineral. अब मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? मिनरल्स को कंजर्व करना इसलिए जरूरी है कि जितने स्पीड से, जितना ज्यादा डिमांड में हम मिनरल्स को यूज कर रहे हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स अवेलेबल नहीं हो पाता है। प्लस मिनरल्स को निकालने की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ये इश्यूज हैं कि जितने डिमांड्स हैं, जितने चाहिए हमको, जितनी रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से जो है मिनरल्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। इसीलिए मिनरल्स को कंज्यूम करना, कंजर्व करना, मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनरल्स को कंजर्व करना, इसीलिए गोल्ड इतना महंगा है, प्लैटिनम उससे भी ज्यादा महंगा है, डायमंड बहुत ज्यादा महंगा है। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। वेस्टेज को जो है कम से कम या ना के बराबर देखना चाहिए कि वेस्टेज ना करें। अभी जैसे पेट्रोल मिनरल है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया देखो। तो इसलिए हमको
जहां तक हो पेट्रोल को सेव करना चाहिए। जैसे हम ट्रैफिक में खड़े हैं और अभी हमारे ट्रैफिक में खड़े हैं तो हम गाड़ी को बंद कर दें, तो जब तक हम रुके हुए 1.5 मिनट 2 मिनट सिग्नल में, तो गाड़ी को बंद करके रखे, इससे काफी पेट्रोल सेव हो जाता है। मान लो अगर हम सिटी में जा रहे हैं और 4 जगह भी रुक रहे हैं या 5 जगह भी सिग्नल्स पे रुक रहे हैं और हम अपने गाड़ी को ऐसे ही ऑन रखें तो कितना पेट्रोल वेस्ट होता है। इसलिए पेट्रोल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से दूसरे मिनरल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितना हो सके कम से कम मिनरल का हम यूज करें ताकि मिनरल्स को हम जो है वो कंजर्व कर सके और आगे के टाइम के लिए यूज में ले सके। अब आते हैं पावर रिसोर्सेस में। पावर रिसोर्सेस में देखो, जैसे पावर रिसोर्सेस है, एग्जांपल दिया है कि जब हम यूज में नहीं ले रहे हैं या कमरे में नहीं बैठे हैं तो फैन को स्विच ऑफ कर दें। अगर मान लो कमरे में कोई नहीं बैठा, टीवी चल रहा है, टीवी को ऑफ कर दें, क्योंकि ये सारे पावर रिसोर्सेस है जो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हाइडल पावर, इनसे चल रहा है। तो इनको जो है हम जितने सेविंग्स कर सकें उतने हमारा खुद के पैसे भी सेव होते हैं और रिसोर्सेस भी बचते हैं। तो इस तरीके से पावर रिसोर्सेस को जो है हमको सेव करना चाहिए। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर हमको इंडस्ट्री के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए भी चाहिए और डिफेंस के लिए भी चाहिए। तो ये सारे सेक्टर को ही पावर की जरूरत है। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, हाइडल पावर एनर्जी। तो इसीलिए जितना कंजर्व कर सकते हैं उतना हम कंजर्व करने की कोशिश करें इन चीजों को। Power resources may be broadly categorized into conventional and non-conventional resources. तो पावर रिसोर्सेज को हम दो भाग में बांटते हैं, एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज और एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज किसको कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जिनको हम काफी समय से यूज में ले रहे हैं, जैसे लकड़ी, फायरवुड, एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनली। फॉसिल फ्यूल बोले तो कोल, फायरवुड। It is widely used for cooking and heating in our country. More than 50% of the energy used by villagers comes from firewood. तो ये ज्यादातर फायरवुड को हम कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज करते हैं। आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है, ज्यादातर जो 50% ऑफ द वर्क होता है वो चूल्हे पे ही होता है। आज का नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है ना, इसलिए फोटो क्लियर नहीं आ रही है। आज नेटवर्क का भी इश्यू है थोड़ा सा, क्या बारिश हो रही है ना, तो मेरे इधर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए नेटवर्क में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, इसलिए वो पिक्चर भी क्लियर नहीं आ पा रही, क्योंकि लाइट डिम हो रही है ना। तनीषा गीजर का क्या करेगी? उसमें क्या तू छलांग लगाएगी या स्विमिंग करेगी? हैं? गीजर में क्या स्विमिंग करेगी? अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, फॉसिल फ्यूल्स। जो remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuel. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gases are main sources of conventional energy. तो fossil fuels कैसे होता है? ये जो जमीन में प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये जब मर जाते हैं, ये जमीन के नीचे दब जाते हैं, मर के दब जाते हैं और बहुत ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स जो है वो जमीन में दबे रहने के बाद में हीट और प्रेशर से जो है पत्थर बन जाते हैं और इनका पूरा तेल निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम फॉर्मेशन हो जाता है। तो हीट और प्रेशर से जो है ये हार्ड हो जाते हैं, कुछ कूल फॉर्मेशन हो जाते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम पेट्रोल डीजल के रूप में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स या फिर क्रूड ऑयल भी कहते हैं। Fossil fuels such as coal, petroleum, natural gases are main sources of conventional energy. तो ये main sources of conventional energy है। The reserves of these minerals are limited.
रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड का मतलब होता है कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो है वो लिमिटेड है, यानी जब तक अर्थ से निकल रहे हैं हम तब तक उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एक ना एक दिन जो है ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो है हम अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, जैसे सीएनजी हुआ और तुम्हारा बायोडीजल हुआ, बैटरी वाली कार हो गई। इसीलिए हम जो है अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन जो है ये पेट्रोल डीजल जो है वो खत्म हो जाएगा। ये जब तक जमीन से निकल रहा है और मिल रहा है तब तक हम इसको यूज में ले रहे हैं। The reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consumed them is far greater than rate of their formation. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबकी डिमांड्स बढ़ रही है, और लोग जो है आजकल ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल यूज में ले रहे हैं। आजकल हर कोई जो है, हर किसी के पास बाइक है। इवन आजकल तो वो कचरे और कबाड़ी बीनने वाले भी जो ठेला में बाइक लगा कर आते हैं, वो लोग भी आजकल पेट्रोल यूज करने लगे। आजकल कचरा बीनने वाला भी पैदल नहीं आता, कचरा बीनने वाला भी आजकल जो है ठेले में गाड़ी लगा कर आता है। तो इस तरीके से जो है डिमांड ऑफ पेट्रोल और डीजल जो ये बढ़ती चली जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है उस हिसाब से इन चीजों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है नेचर में। उस हिसाब से ये चीजें नेचर से नहीं निकल रही है। इसीलिए जो है हम इनको कंजर्व यूज करेंगे, तो हम कंजर्व वे में यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कोल से शुरू करेंगे, कोल वाले पार्ट से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस चैप्टर को सबको एक बार और रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय, थैंक यू, बाय प्रिंजल, प्रियांशु, तनीषा, सबको बाय। अच्छा, तुम मेरा डायलॉग यशपाल मेरे को ही चिपका रहा है? यशपाल मेरा डायलॉग मेरे को ही चिपका रहा है? रट लिया? ओके, सेम टू यू।